नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एसएफडी और बीएमडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड टोटल 36 एमसीक्यू कराऊंगा। और सोम के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। A simply supported beam having a span of 3 meter and carrying a UDL of 10 kN per meter has a shear force at mid span of, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 3 मीटर लंबा स्पान है और यूडीएल कैरी कर रहा है पूरे एंटायर स्पान पे। इस पे हमें शेयर फोर्स बताना है मिड स्पान पे। तो देखिए, अगर हम इसका जनरल एग्जांपल देखें तो अगर पूरे बीम के ऊपर यूडीएल बिछा हुआ हो तो टोटल लोड जो हो जाता है वो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल होगा और इसकी वजह से दोनों रिएक्शन इक्वल होंगी WL/2। और अगर हम राइट अपवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लें कुछ इस तरह से, तो जो RB ऊपर की तरफ लग रहा है उसका इम्पैक्ट नीचे होगा और WL/2 पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और इसी तरह से इधर का पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये जो लाइन है ये लीनियर आएगी क्योंकि शेयर फोर्स का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो y बराबर mx+c की फॉर्म में होता है। यानी वो हमें ये बताता है कि ये जो लाइन है ये लीनियर होगी यहाँ पर, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन आता है वो y बराबर x² की फॉर्म में आता है। तो वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो BMD बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो यूडीएल है वो पूरे स्पान पे बिछा हुआ है तो इसका इम्पैक्ट लेफ़्ट और राइट में बराबर है, तो जो सेंटर पे एसएफडी आएगा वो बिल्कुल जीरो होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0। द बेंडिंग मोमेंट m constant over a length segment L of a beam, the shearing force will also be constant over this length and is given by। अब देखिए, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और लोड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव होता है शेयर फोर्स और शेयर फोर्स का डेरिवेटिव होता है लोड। यानी अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और इसी तरह से अगर लोड की बात करें तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो चीज़ होगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो m है यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो शेयर फोर्स इस पर्टिकुलर केस में 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल समवेयर इन द स्पान, इट वुड प्रोड्यूस। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या इसका एसएफ डायग्राम रेक्टेंगुलर होगा या बीएम डायग्राम पैराबोलिक होगा या फिर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीएम विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल, या जहाँ पर कपल लग रहा होगा वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा मैक्सिमम। तो देखिए, इसके डायग्राम को समझते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है और उसमें कोई लोड तो नहीं है, पर एक उसमें बीच में कहीं पर एक कपल लग रहा है। तो इस कपल की वजह से क्या होगा, कोई सडन चेंज तो नहीं आएगा एसएफ डायग्राम में, लेकिन इसकी वजह से रिएक्शन जनरेट होंगी जहाँ पर सपोर्ट लगे हुए हैं। हाँ, उस तरह से नहीं होंगी जैसे जनरली होती हैं। यहाँ पर एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, एक की ऊपर की तरफ होगी, ताकि वो मूवमेंट क्रिएट कर सके वहाँ पर। और एक मूवमेंट जो बीच में लग रहा है जिसको सवाल में कपल बोला गया है, तो ये जो रिएक्शन लग रही हैं किनारों पर, इनकी वजह से तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। लेकिन हमसे बेंडिंग मोमेंट की बात की जा रही है। हाँ, शेयर फोर्स भी बोला गया है कि वो रेक्टेंगुलर होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। और बेंडिंग मोमेंट में क्या बोला जा रहा है कि वो पैराबोलिक बनेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव ये आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर कपल लग रहा होगा। तो बिल्कुल सही है, जहाँ पर कपल लग रहा है वहीं पर हमें मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, और ये इसी कपल की वजह से मिल रहा है यहाँ पर जो सडन चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन अ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शेयर फोर्स वेरीज फॉलोइंग, लीनियर लॉ, पैराबोलिक लॉ, बोथ या नन।
तो देखिए कैंटिलीवर में जब यूडीएल बिछा हुआ हो तो ये जो रूल है ये लगभग फिक्स हैं। अगर यूडीएल है तो उसमें जो शेयर फोर्स आएगा वो लीनियर आएगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में कैंटिलीवर की बात हो रही है, यूडीएल बिछा हुआ है, शेयर फोर्स इसका लीनियर फॉर्म में आएगा। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनका जो जनरल एक्सप्रेशन है वही हमें बयां करता है कि इसकी शेप कैसी होगी, और बीएमडी जो होगा वो पैराबोलिक फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर एसएफडी की बात हो रही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी सवाल में अगर बेंडिंग मोमेंट पूछता तो पैराबोलिक हो जाता। फिर बेंडिंग इक्वेशन बतानी है तो ये होती है m/i E/r और σ/y। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। EI और ब्रैकेट में लिखा हुआ है d3y/dx³ फॉर अ बीम रिप्रेजेंट्स। अब देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सवाल है वैसे ये, पर ये दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं कुछ जगहों पर। कौन सी दो चीज़ें? एसएफडी बीएमडी और स्लोप डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है EI d2y/dx² बराबर होता है m। ये रिलेशन होते हैं वहाँ पर, ये वाला रिलेशन बेंडिंग मोमेंट के बीच में है। और आगे जब हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर हमें स्लोप मिलता है, फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन मिलता है। उसकी बात अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा, पर पहले आप इसको समझ लीजिए। इस सवाल में d3y/dx³ की बात की जा रही है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो d2 था वो d3 हो जाएगा और ये बन जाएगा d3y/dx³, और इधर आ जाएगा राइट साइड में dm/dx। और ये अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव शेयर फोर्स होता है। तो इस सवाल में जो पूछा जा रहा है वो तो शेयर फोर्स पूछा जा रहा है। अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो अब 3 की जगह 4 आ जाएगा और v की जगह हम क्या लिखेंगे, dv/dx। और ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि शेयर फोर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो लोड होता है, तो अब यहाँ पर w आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस सवाल में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि शेयर की बात हो रही है यहाँ पर। आप इसको, इस फ्लो को एक बार समझ लीजिए। बीच में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो तो आपको वही है जो मेन इक्वेशन मानी जाती है स्लोप डिफ्लेक्शन में। मोमेंट होता है यहाँ पर राइट साइड में। तो देखिए अगर हम इस पूरे फ्लो को देखें तो d4y/dx² होगा अगर EI के साथ, तो वो लोड हो जाएगा वहाँ पर। फिर हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर कम होगी, फिर हमें शेयर मिलेगा। फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट, फर्दर इंटीग्रेट स्लोप, और फिर फर्दर इंटीग्रेट तो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना पोर्शन हम स्लोप डिफ्लेक्शन में भी पढ़ते हैं और इतना पोर्शन तो हम यहाँ पढ़ते हैं एसएफडी बीएमडी में, तो ये बीच वाला पार्ट कॉमन हो जाता है। ऑलराइट, तो इससे कुछ भी पूछा जाए तो आप दे सकते हैं जवाब इनमें से। ठीक है, यहीं पर अगर आप ये पावर कम ज़्यादा कर दी जाए तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। फॉर अ बीम द टर्म m/EI इज़। तो अभी हमने बेंडिंग इक्वेशन देखी, m/I बराबर था E/r। तो अगर इस E को हम इधर लेके आ जाएं तो इधर IE हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर हो जाएगा 1/r। तो 1/r को हम कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज़ ए पॉइंट वेयर। तो शेयर फोर्स इज़ मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम, शेयर फोर्स चेंजेस साइन या फिर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्सर का पॉइंट आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, और वो तब अकर करता है जब वो अपना साइन चेंज करता है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है। ये एक एग्जांपल है ओवरहैंगिंग बीम का, और इसमें आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर जो BMD हो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो यही दो पॉइंट हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के। तो हम कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जब अपना साइन चेंज करे। दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। A rectangular log of wood is floating in water with a load of 100 Newton at its center. Maximum shear force in the wooden log is। अब एक लॉग है लकड़ी का और सेंटर पे उसके 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। शेयर फोर्स बताने हमको कि मैक्सिमम कहाँ पे आकर करेगा। तो देखिए अब वो पानी में फ्लोट कर रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो रिएक्शन है वो किसी पॉइंट पे नहीं लगेगी बल्कि थ्रू आउट द लॉग लगेगी, तो वो एक यूडीएल के जैसी लगेगी।
और जो ऊपर से लोड है वो 100 न्यूटन का है। तो ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से अगर एसएफडी बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। राइट अपवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करें अगर, क्योंकि साइन कन्वेंशन बच्चे अलग अलग यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ बार बार। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पहले ये इधर डाउन डाउन आएगा, सॉरी इस तरह से। अब ये पैराबोलिक क्यों आ रहा है, क्योंकि यूडीएल है ऊपर, और फिर यहाँ पे सडन चेंज आएगा 100 का, तो 100 ऊपर जाएगा, 50 नीचे रहेगा, 50 ऊपर 0 से, और फिर वापस यूडीएल की वजह से ए पे 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो सेंटर पे लग रहा है। तो मैक्सिमम जो है वो 100 नहीं है, वो 50 है। हम तो एक तरफ का ही देखेंगे ना, पॉजिटिव देखेंगे तो वो भी 50 है, नेगेटिव देखेंगे तो वो भी 50 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 50 न्यूटन एट द सेंटर। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। A simply supported beam is carrying distributed load a zero intensity at one support to linearly varying nature of intensity W to other support. The shape of BMD will be। कुल मिलाकर सिंपली सपोर्टेड का केस है और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का केस है। तो देखिए दोनों का बता देता हूँ मैं आपको। इस सवाल में तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यूबीएल में क्या होता है, जैसे अभी हमने यूडीएल का देखा, तो यूडीएल में तो क्या था कि अगर पैराबोलिक है, सॉरी यूडीएल है तो लीनियर उसका एसएफडी बनेगा, पैराबोलिक उसका बीएमडी बनेगा। और अगर यही केस वेरिंग का हो जाए, यूनिफॉर्मली वेरिंग का, तो उस केस में जो एसएफडी है वो पैराबोलिक बनता है, दोनों साइड देख सकते हैं। और अब जो बीएमडी बनेगा वो 1 डिग्री और बढ़ के बनेगा, तो वो बन जाता है क्यूबिक पैराबोलिक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया था, लाइन की इक्वेशन आती है mx + c फॉर्म में, यहाँ x² आता है, सेम यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ x³ वाला केस आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्यूबिक पैराबोला बनाया जाता है। तो अब आप सवाल में देख सकते हैं बीएमडी की शेप पूछी हुई है तो क्यूबिक पैराबोला हो गया। यहीं पर अगर एसएफडी पूछता तो ये पैराबोलिक हो जाता। वीडियो आपको ये शेयर करना है व्हाट्सएप में अपने सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इससे मेरे काम को सपोर्ट मिलेगा। 2 identical simply supported beams of span L are subjected to equal load W. One beam is carrying the load W at its center as concentrated load and the other one is carrying it in the form of UDL over the entire span. The ratio of mid-span bending moment will be। सिंपली सपोर्टेड बीम लेना है और 2 केस लेने हैं। पहला केस लेना है कि W लोड है जो उसके सेंटर पे लग रहा है, पॉइंट लोड की तरह है, और फिर दूसरा केस लेना है जब वही लोड UDL की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो वही लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ध्यान ये रखना है कि जब पॉइंट लोड लेंगे तो कैपिटल W ले लेना, और जब UDL में लेंगे तो स्मॉल w ले लेना, क्योंकि वो पूरी एंटायर लेंथ पे लगेगा, और ये चीज़ बराबर हो जाएंगे। ऑलराइट, देखते हैं दोनों को। पहला केस लेफ्ट में है, दूसरा केस राइट में है। पहला केस है जब पॉइंट लोड W सेंटर पे लग रहा है, तो उस केस में, अच्छा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो पहले केस में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा मैक्सिमम वो आएगा WL/4 सेंटर पे, और फिर उसके बाद UDL वाले केस में देखें तो वैसे तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि WL²/8 होता है, पर अगर हमें रेशियो देखना है तो हमें इनको एक जैसा करना होगा। तो स्मॉल w और एक l निकालेंगे यहाँ से, और उसकी जगह हम कैपिटल W रख देंगे, और फिर वो बन जाएगा कैपिटल WL/8। तो अब हम इसका और इसका रेशियो देखेंगे, जैसा कि सवाल में बोला जा रहा है रेशियो देखना है फर्स्ट टू सेकंड का, तो फर्स्ट ओवर सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। द स्लोप ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, जैसा कि आपको बताया था। ये क्वेश्चन जानबूझकर डाले गए हैं रेपिटेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं चीज़ें। द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट लोड W इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, शेयर फोर्स बताना है मैक्सिमम। इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, और रिएक्शन आपसे पूछी जा रही है, रिएक्शन नहीं सॉरी शेयर फोर्स पूछा है, पर उन्हीं से निकलेगा शेयर फोर्स। तो W अगर इधर लग रहा है तो W/2 आ जाएगा दोनों तरफ, और इन्हीं की वजह से शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। तो W/2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज़ एट। तो कैंटिलीवर में जनरल लोडिंग है, कोई भी केस मान लो पॉइंट लोड का, UDL का, तो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मैक्सिमम फिक्स्ड एंड पे होता है। दोनों केस देख सकते हैं आप,
पहला केस है पॉइंट लोड का, दूसरा है यूडीएल का। तो पॉइंट में बीएमडी का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर बन जाता है, यहाँ पर पैराबोलिक होता है, लेकिन जो मैक्सिमम आता है वो फिक्स्ड एंड पे ही आता है। अब भले ये नीचे की तरफ बने तो नेगेटिव तो उसका तो कुछ अलग मसला होता है, पर हमें तो ये देखना है ना क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है। यहाँ तो 0 है और यहाँ तो कुछ नंबर आता है 15 20, ठीक है। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ये कौन सा है, ये फिक्स्ड एंड है ना, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिक्स्ड एंड। और अगर 0 पूछता तो वो फ्री एंड पे हो जाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस इज, तो कितना हो जाता है। अगर वैसे इसमें दे ही नहीं रखा, बी डी वगैरह दे के रखे, तो ये इसकी विड्थ जो है बी है और डेप्थ डी है, तो इसके अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब ओवर 12। अगर इसकी एक्सिस हम चेंज कर दें तो ये बदल जाता है, फिर तब ये डी बी क्यूब ओवर 12 हो जाता है। और यहाँ पे आपसे हॉरिजॉन्टल का पूछा है तो ये बी डी क्यूब ओवर 12 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल सब्जेक्टेड टू UDL of intensity W kilonewton per meter over its entire length, the maximum bending moment is given by the expression। अभी एक सवाल किया था हमने, WL²/8 था वहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सीधा फॉर्मूला है, द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ओनली UDL इज़। अब BMD की शेप बतानी है जिसमें सिर्फ UDL का लोड लग रहा हो, टाइप ऑफ बीम नहीं दे रखा है। तो BMD क्या बनेगा, अभी हमने देखा था कि UDL के केस में शेयर फोर्स लीनियर बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट बी इज इन किलो न्यूटन में बताना है। तो देखिए अगर ये पॉइंट लोड होता, अगर ये सेंट्रल लोड होता, सेंट्रल नहीं है ना क्योंकि इधर 1 मीटर है इधर 2 मीटर है, सेंट्रल होता तो दोनों रिएक्शन बराबर हो जाती 15-15, लेकिन क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है अभी ए की तरफ, तो इस वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन ए पे आएगी वो ज़्यादा आएगी। भाई जिसकी तरफ ज़्यादा वजन आएगा वो ज़्यादा ताकत लगाएगा उसको डिफीट करने के लिए। तो इसको हम निकालते हैं इसी डिस्टेंस की मदद से। तो अगर हमें बी का निकालना है तो इसी लोड को हम क्या करेंगे, इसी जो ऊपर से लोड आ रहा है इसमें हम ऑपोजिट डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें डिस्टेंस हम 1 मीटर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस से जो कि 3 मीटर है। तो इस केस में आ जाएगा 10, तो बी पे आ जाएगा 10 का। अब ए पे अपने आप ही 20 का हो गया क्योंकि टोटल 30 का है। और वैसे अगर ए पे निकालना हो तो 30 टोटल है। अब इस बार ऑपोजिट डिस्टेंस लेंगे तो 2 मीटर और नीचे इसमें टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 20। तो ए पे जो रिएक्शन होगी वो 20 किलो न्यूटन होगी और बी पे होगी 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ऑपोजिट डिस्टेंस क्यों ली जा रही है, क्योंकि यही कॉमन सेंस की चीज़ है। यहाँ पे जिस तरफ लोड ज़्यादा जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन आएगी और डिस्टेंस कम होगी, तो इसलिए हम डिस्टेंस ऑपोजिट वाली लेंगे जो कि ज़्यादा होती है। ऑलराइट, शेयर स्पान इज डिफाइंड एज अ जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0, शेयर फोर्स इज 0, शेयर फोर्स इज कांस्टेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। तो देखिए शेयर फोर्स डायग्राम जब हम बनाते हैं, मान लीजिए ये किसी पर्टिकुलर केस का SFD है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर शेयर फोर्स कांस्टेंट है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्पान बोलते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी शेयर स्पान हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि जहाँ पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है 0 हो, कुछ भी हो सकता है, पर कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव शेयर फोर्स होता है और शेयर फोर्स का डेरिवेटिव लोड होता है। तो वो जो डेरिवेटिव शब्द है वो उसका मतलब स्लोप से ही तो है। आपने 12th में जो टेंजेंट और नॉर्मल वाला चैप्टर है वहाँ पर पढ़ा होगा कि जब हम किसी फंक्शन को d/dx की फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो उसका स्लोप बताता है। y कोई फंक्शन था, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये उसका स्लोप बता रहा है y का। तो अगर हम यहाँ पर dv/dx लिखें तो ये क्या बताएगा, v का स्लोप बताएगा। और इसी को मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होता है, लोड ही तो होता है। तो लोड ढूंढना है आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। सिंपल नहीं लिखा है, थोड़ा सा कठिन भाषा यूज़ की जा रही है यहाँ पर। वही है कि द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन, लोड की बात हो रही है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको इसको लाइक करना है अभी।
Pick up the correct statement from the following. For a uniformly distributed load, the shear force varies linearly. UDL के लिए shear force linear form में होता है, बिल्कुल सही है. For a सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा, ये भी ठीक है. और फिर थर्ड में लिखा हुआ है कि अगर लोड वेरी कर रहा है, यूवीएल का केस है अगर, तो तब शेयर फोर्स ही पैराबोलिक बन जाएगा, ये भी ठीक है. और इसी केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा. तो ऑप्शन तीनों सही लिखे हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज़ लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर. तो जब मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कॉन्ट्राफ्लेक्सर का, तो वहाँ पे बीम कौन सा दिखाया था, ओवरहैंग का. तो जनरली उसी में आकर करता है ये, बाकियों में कर सकता है, वो अलग केसेस होते हैं, वहाँ पर मूवमेंट वगैरह लगें अगर, पर जनरली किस में करता है, ओवरहैंग बीम में. तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा. फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट फिक्स्ड एंड इज. कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड भी है, यूडीएल भी है, तो इसका आप एसएफडी ड्रॉ करेंगे. अच्छा, पिक्चर ही देख लेते हैं सीधा, ठीक है. आप डायग्राम देख लीजिए एक बार. इसमें क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है 25 का कॉर्नर पे, फ्री एंड पे, और टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है. और फिर फिक्स्ड एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है 30 किलोमीटर पर मीटर का. तो इसका एसएफडी कुछ इस तरह से बन जाएगा. पहले हम 25 का ले लेंगे डायरेक्ट नीचे, पॉइंट लोड है, फिर यहाँ तक कुछ नहीं है, कोई पॉइंट मान लीजिए इसको सी तक कुछ नहीं है. उसके बाद सी से लेके बी तक यूडीएल है, और वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पॉइंट लोड था. तो फिर ये धीरे धीरे लीनियरली वेरी करेगा और ये जाएगा 70 तक. 25 तो पहले से आ गया था, और 30 और 30 का 1.5 गुना हो गया 45. 25 और 45 को जोड़ देना तो ये आ जाएगा 70. ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड 0 एट वन एंड एंड W एट द अदर एंड. अब आपसे पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम में यूवीएल वाला केस, तो उसमें कितना होगा बेंडिंग मोमेंट. तो देखिए फॉर्मूला तो होता है WL²/9√3. थोड़ा आप समझ लीजिए इसको. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जनरल एक्सप्रेशन हम तैयार करते हैं, तो जब इस केस में हम बेंडिंग मोमेंट का जनरल एक्सप्रेशन तैयार करेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा. अब ये कहाँ से आता है, तो इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन देखना पड़ता है. फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये वाला आता है यहाँ पर. और अब इसकी मदद से अगर हम किसी भी पॉइंट का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. तो अगर हमें इसका निकालना है, सेंटर नहीं कहेंगे इसको, इस पॉइंट का निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम है. अच्छा, ये पॉइंट मैक्सिमम आता है क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है. तो इस पॉइंट का निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस लेनी होती है, क्योंकि हमने ऊपर एक सेक्शन लिया होता है. सेक्शन में तो हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद जिस पॉइंट का निकालना चाहें उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये L/√3 होती है. इस पे अलग से भी सवाल पूछा जाता है और आगे मैंने ऐड भी किया हुआ है उसे. तो ध्यान रखना, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L/√3 होगी सिंपली सपोर्टेड में, जो यूवीएल का केस होता है. तो अब आप इस एक्सप्रेशन में ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, इसमें x की जगह पे L/√3 रखेंगे जैसा कि यहाँ रखा हुआ है. फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर मिल जाएगा WL²/9√3. ऑल राइट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा. द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम शोन इन द फिगर बिलो इज दैट ऑफ. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये शेयर फोर्स डायग्राम है. तो ये किसका शेयर फोर्स डायग्राम हो सकता है. तो देखिए, अभी आपको बताया था मैंने जब कैंटिलीवर के 2 एग्जांपल दिए थे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का तो नहीं है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम. तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए. कैंटिलीवर का है ये, पर कैंटिलीवर में किसका होगा, ये यूडीएल का होगा. अगर पॉइंट लोड होता तो ये ऐसा नहीं बनता, तब तो ये कुछ इस तरह से बन जाता, प्लस माइनस जो भी बनता. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है. यूडीएल के केस में एसएफडी ऐसा बनता है. A simply supported beam is loaded as shown in the figure below. The maximum shear force in the beam will be. मैक्सिमम शेयर फोर्स बताना है. तो देखिए इसको आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल जो लोड आ रहा है वो 4W का आ रहा है तीनों को जोड़ के, और डिस्टेंस भी यहाँ पे सारी बराबर हैं, तो रिएक्शन भी यहाँ पे बराबर आएंगी, 2W की इधर 2W की इधर. तो इसका एसएफडी जो होगा वो कहीं पर भी 2W से ज़्यादा नहीं जाएगा. तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया 2W. ठीक है. A simply supported beam carries a varying load from 0 at one end and W at the other end. If the length of the beam is A, the shear force will be 0 at a distance x from the least loaded point where x is. ये वही सवाल है जिसकी बात अभी मैंने करी थी आपके साथ कि
ये कौन सी कितनी डिस्टेंस पे होगा वो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और शेयर फोर्स जीरो होता है सिंपली सपोर्टेड में जो यूवीएल कैरी कर रहा हो। तो अभी आपको बताया था मैंने L/√3 हो जाएगा उस केस में, L अगर टोटल लेंथ है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगाना भूल गए। तो देखिए ये अभी जो आपको मैंने बीएमडी का डायग्राम बताया था, ये उसका शेयर फोर्स कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक L/√3 होती है। ठीक है, तो L/√3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा। बाय अप्लाइंग द स्टैटिक इक्वेशंस, इन अदर वर्ड्स सिग्मा H बराबर जीरो, सिग्मा V बराबर जीरो और सिग्मा M बराबर जीरो। H यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं जितने भी, V यानी वर्टिकल और M यानी मूवमेंट। टू अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वी में डिटर्मिन। तो इनकी मदद से हम क्या क्या डिटर्मिन करते हैं? सबसे पहले तो हम इनकी मदद से रिएक्शन ही डिटर्मिन करते हैं। भाई जितने भी अपवार्ड फोर्सेज हैं वो डाउनवर्ड बराबर कर देते हैं वर्टिकल वाले केस में, वही चीज़ फिर मूवमेंट में लगाते हैं। तो रिएक्शन तो निकलती ही है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी निकाले जाते हैं जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा कि हम इन स्टैटिक इक्वेशंस की मदद से तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। For a cantilever beam of length L subjected to a moment m at its free end, the shape of shear force diagram is। कैंटिलीवर बीम है और मोमेंट है उस पर लगा हुआ फ्री एंड पे, और आपको शेप बतानी है। देखिए जब मोमेंट लगा हुआ है, लोड नहीं है, तो सिंपली सपोर्टेड में तो फिर भी रिएक्शन आ जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कैंटिलीवर में कोई रिएक्शन नहीं आती। तो ये प्योर बेंडिंग का केस हो जाता है। इसका डायग्राम लगाना भूल गया मैं। ये कैंटिलीवर है और इसमें लोड तो नहीं है पर एक मूवमेंट लग रहा है अगर, तो इस मूवमेंट वाले केस में इसका जो एसएफडी होगा वो जीरो बनेगा, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे। हाँ, इसका डेफिनेटली इसका जो बेंडिंग मूवमेंट है वो थोड़ा बन जाएगा और वो लीनियर बनेगा। तो आपको याद होगा एक सवाल किया था हमने जिसमें बेंडिंग मूवमेंट बोला जा रहा था कांस्टेंट, तो ये वही केस है। बेंडिंग मूवमेंट अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में शेयर फोर्स जीरो हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसी का डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा कि नो शेयर फोर्स एट एनी पार्ट ऑफ बीम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। A lever is subjected to on its two hinges at A and C. It carries a force of 3 kN as shown in the figure below. The bending moment at B will be। डायग्राम आपको दिख रहा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं इसमें A B C, और इसको D पॉइंट मान लीजिए आप समझने के लिए। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बताओ। देखिए यहाँ पर कोई वर्टिकल लोड तो नहीं है, पर ये जो 3 किलो न्यूटन है वो हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है यहाँ पे, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा। तो इसका हम डायग्राम समझते हैं और फिर देखते हैं बी पे कितना मूवमेंट आ रहा है। सबसे ऊपर तो ये डायग्राम बना हुआ है जैसे अभी दे ही रखा था, साइन कन्वेंशन आप उसी तरह से ले लेना, राइट अपवर्ड नेगेटिव। और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर रिएक्शन आएंगी, क्योंकि अब ये सिंपली सपोर्टेड का केस है आई थिंक। तो एक रिएक्शन नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट क्रिएट करेंगे। और आप अगर इन दोनों को देखेंगे, इस रिएक्शन को और इस कपल को, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, इनकी वजह से हॉगिंग का केस आ रहा है। ये इसको बीम को, जो ऐसा बीम था उसको ऐसा बना रहे हैं। तो हॉगिंग के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव बनेगा। और ये जो बचा है इसमें सैगिंग का केस आ रहा है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बनेगा। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब बी पर आपसे पूछा हुआ है, तो जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे टोटल 3 का आएगा यहाँ पर, क्योंकि उतना का ही यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है। तो 3 में से 2 तो ऊपर की तरफ बनेगा, 1 नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, और फिर क्योंकि ऊपर पॉइंट लोड की तरह लग रही थी चीज़ें, शेयर फोर्स इसका कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर बनेगा। और ये यहाँ पर 2 था, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो इसके ठीक मिड में कितना होगा, 1 का ही तो होगा। अगर यहाँ 2 है, एक सेकेंड, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, और ये डिस्टेंस ठीक बीच की डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसी पॉइंट का आपसे पूछा हुआ है। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 1 हो जाएगा। डी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव पूछे तो 2, नेगेटिव पूछे तो 1, और जो किनारे के पॉइंट हैं ए और सी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। ऑलराइट, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ एल इज़ m बराबर WL/2x माइनस WX² by 2 द बीम कैरीज। किस बीम के लिए ये
बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन होता है। तो ये होता है सिंपली सपोर्टेड में जब हम यूडीएल का केस पढ़ते हैं। अब आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड में ये जो आता है WL²/8 कहाँ से आता है, इसी एक्सप्रेशन से आता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था, WL/2 था, x था, और WX²/2 था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब इसमें अगर आपको सेंटर पे निकालना होगा, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम होता है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, L/2। ये डिस्टेंस L/2 है यहाँ पे, तो L/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ये वाली चीज़। और अगर हम x की जगह पे 0 रख देंगे या L रख देंगे, 0 का मतलब है एक एंड ले लीजिए यहाँ पे, और L का मतलब है पूरी लेंथ ले लीजिए, तो दोनों केस में ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया यूडीएल के केस का। सिंपली सपोर्टेड भी कहता तब भी ठीक था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही लिखा हुआ है। मोमेंट एट अ हिंज विल बी, तो हिंज पे मोमेंट नहीं होता है। हिंज पे देखिए, यहाँ देख सकते हैं, हिंज पे वर्टिकल फोर्स आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों आएगा, अगर इधर कोई लोड लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। वर्टिकल भी आ जाएगा अगर इधर से कोई लग रहा होगा लोड, पर मोमेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हिंज का केस है, वो रोटेट करने के लिए फ्री है। अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी जा सकता है, तो मोमेंट के लिए फ्री है, तो मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि टोटल 2 रिएक्शन होती हैं इसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि मोमेंट नहीं होगा। हाउ मैनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन अ फ्री रोटेशन सपोर्ट यूज्ड इन अ प्लेनर सिस्टम, कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं फ्री रोटेशन के लिए। फ्री रोटेशन के लिए 2 यूज़ किए जाएंगे, जैसे अभी हमने देखा हिंज में, एक वर्टिकल फोर्स था और एक हॉरिजॉन्टल था, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। इन अ प्लेनर सिस्टम ओनली 2 रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग देन द सिस्टम इज। तो अब देखिए, इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर 3 रिएक्शन लग रही हैं कम से कम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मूवमेंट वगैरह सब रिएक्शन ही काउंट होती हैं, तो तब तो वो डायग्राम स्टेबल है। पर अगर 3 से कम है, तब चाहे 2 है, तब चाहे 1 है, तो वो फिर अनस्टेबल का केस होता है। 2 रिएक्शन किस में है, हिंज वाले केस में। अगर आप रोलर वाला केस देखेंगे तो वहाँ पर एक ही रिएक्शन लगती है, वहाँ पर मोमेंट भी नहीं लगता, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं लगता, सिर्फ वर्टिकल लगता है। ऑल राइट, तो इसमें ए हो जाएगा सही। और अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन हैं ओवर हैंगिंग बीम के, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ध्यान से देखिए यूडीएल का केस है ओवर हैंग में, और इक्वल ओवर हैंग का मतलब है कि जितना इधर उतना उधर, जितनी डिस्टेंस ही उतनी ही ये है यहाँ पे। और यहाँ पर एक एस पॉइंट दे रखा है मिड में, और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो A/B का क्या रेशियो होना चाहिए। तो देखिए, इसको आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये ओवर हैंगिंग का केस है, इस पॉइंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ये एस पॉइंट है, इसको हमें लेके आना है यहाँ तक, 0 तभी तो होगा ये। तो यहाँ तक लाने का मतलब ये है कि इसको डायग्राम को चेंज करना है, इन डिस्टेंस को इनमें फेरबदल करके। तो कब होगा, जैसे ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा ऐसे, और ऐसे हो जाएगा, बनेगा वैसा ही, उसमें शेप में बदलाव नहीं होगा, लेकिन वैल्यूज़ ऊपर नीचे चली जाएंगी। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कब आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है अभी पॉइंट, इसको इरेज कर देते हैं, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू ये है, लिखी हुई है सामने, ये जनरल एक्सप्रेशन से आया है एक्चुअली, ठीक है। पर आपको क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये वाली चीज़। तो इसकी वैल्यू को 0 करना है, तो इसको 0 पुट कर दीजिए। तो इसको अगर 0 पुट करेंगे तो वहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर वो वाली पिक्चर लगाना फिर भूल गया मैं। तो इस पर्टिकुलर ये जो एक्सप्रेशन है, इसको बराबर में 0 रखेंगे, और यहाँ से आप A निकाल देंगे। तो अब यहाँ से A ओवर, यहाँ पर मैंने L लिखा हुआ है, वहाँ B लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है, उस हिसाब से मैनेज कर लेना। पर इसकी जगह 0 रख के A/B का रेशो निकल जाएगा, तो वो आएगा 0.5। 0.5 का मतलब क्या है कि A/B का ठीक आधा हो जाएगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा, और ये भी 1 मीटर होगा। उस केस में जो उनका BMD बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा मैंने अभी बना के दिखाया था, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ रह गया तो इस सवाल को देख लीजिए, ये भी वैसा ही है। अब इसमें भी UDL दे रखा है और इक्वल ओवर हैंग है इसमें भी, ठीक है। अब आपको इसमें L1/L का रेशो बताना है, फिर वही बताना है रेशो, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव BM है वो मैक्सिमम नेगेटिव के बराबर हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इस केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि जितनी वैल्यू ये है
मैक्सिमम पॉजिटिव की, उतनी ही वैल्यू ये हो जाए मैक्सिमम नेगेटिव की। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये ऊपर जो पॉइंट है इसकी वैल्यू ये है, नीचे जो पॉइंट है नेगेटिव वाला उसकी वैल्यू ये है, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे और फिर ए और एल का रेशो निकाल देंगे। ए का मतलब यहाँ पे L1 से है इस सवाल के हिसाब से, और इस एल का मतलब कैपिटल L से है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़, तो इनको हम बराबर करेंगे यहाँ पर, और बराबर करने से कुछ इस तरह से हमें ए मिल जाएगा। यहाँ पे रेशो कह लीजिए ए ओवर एल बराबर क्या होगा, 1/2√2, या ए बराबर आ जाएगा L/2√2। ठीक है, कैसे सॉल्व किया है आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। ऑल राइट, तो ये थे आपके 36 MCQs। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आए होंगे। कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक देना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।